अमन और चेतन ये दोनों रतलाम के रहने वाले हैं। ये दोनों बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इन्होंने अपना हायर एजुकेशन बीएससी का फाइनल कोर्स रतलाम के एक प्राइवेट कॉलेज से पूरा करा था। उसमें उनके काफ़ी अच्छे नंबर आए थे और उन्हें मुंबई की एक आईटी कंपनी पर अच्छे पैकेज पर ऑफ़र मिला था। उन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करा और दोनों फिर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर उनकी दोस्ती होती है राहुल से। आप ये डॉट कनेक्ट करते जाइए। मैं जो सीक्वेंस बना रहा हूँ वो आप कनेक्ट करते जाए तो आपको एक एक बात पता चलेगी कैसे इनकी दोस्ती हुई और राहुल और चेतन के साथ क्या क्या घटना हुई वो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो वहाँ पर उनकी दोस्ती होती है राहुल से, जो कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में भद्रावती नाम का एक छोटा सा टाउन है। वहाँ पर वर्धा नदी बहती है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है वर्धा नदी के पास। वहाँ का रहने वाला था राहुल। उसकी दोस्ती होती है अमन और चेतन से मुंबई में, क्योंकि वो तीनों एक ही कंपनी में जॉब कर रहे थे। ये तीनों मुंबई के फ्लैट में रूम शेयरिंग पर रहते थे। ये तीनों घर से भी काफ़ी दूर थे, इसलिए इन लोग ने रूम शेयरिंग पर रहना पसंद करा कि जो भी भाड़ा होएगा वो 3 जनों में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या एक दूसरे पे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। आपको भी पता है कि मुंबई में रहना कितना महंगा पड़ता है, तो तीनों को परवड़ता था 3 जनों को शेयरिंग पर फ्लैट। वो तीनों 1 साल तक एक ही साथ एक ही फ्लैट में रहते थे। इन तीनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन राहुल के पापा का राहुल के ऊपर फ़ोन आता है। वो उसके पापा कहते हैं कि तू जिस लड़के से प्यार करता है हम उसके साथ तेरी शादी करने के लिए तैयार हैं। उसके घर वाले शादी के लिए मान गए थे। ये सुनकर राहुल बहुत खुश होता है और राहुल अमन और चेतन से कहता है कि तुम्हें एक खुशखबरी देनी है कि मेरे घर वाले जिस मैं लड़की से प्यार करता था उसके लिए आनाकानी कर रहे थे, पर अब वो फाइनली दोनों साइड से मान गए हैं। तो मेरी शादी अब तय हो चुकी है। इस मंथ की 28 को मेरी शादी तय कर दी है, तो तुम दोनों को मेरी शादी में आना पड़ेगा मेरे गांव, क्योंकि मेरा परिवार इतना बड़ा नहीं है कि पूरा शादी का फंक्शन अकेले संभाल सके। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अमन और चेतन ने कहा कि तू चिंता मत कर भाई, 28 को तेरी शादी है ना, तो तेरे घर पर हम 26 को ही आ जाएंगे, तो तू चिंता मत कर और सारा काम हम संभाल लेंगे। अमन और चेतन ने राहुल को हाँ तो कह दिया कि वो 2 दिन पहले आ जाएंगे, मगर उन्हें नहीं पता था कि वो इनवाइट उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके साथ उस गांव में कुछ ऐसा घटना घटने वाली थी कि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में इमेजिन भी नहीं करा होगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ ये सब चीज़ें हो सकती है। अब क्या हुआ होगा हम आगे वीडियो में जानेंगे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर लीजिए और अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमन और चेतन ये राहुल के घर शादी में पहुंच जाते हैं, उसके गांव। वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ सब बहुत मेहमान आ चुके थे, तो इसने रूम शेयरिंग पर रहना था। अमन और चेतन ने कहा कि यार हमें थोड़ा ऑफिस का काम है, तो हमारे लिए आज की रात तक तू सेपरेट रूम का जुगाड़ कर, कल से हम एडजस्ट कर लेंगे इन लोग के साथ। राहुल ने भी बहुत सोचा, फिर उन्होंने अपने चाचा के घर की चाबी दे देता है, जो कि पिछले 5 साल से बंद था। और क्यों बंद था? क्योंकि उसके चाचा और चाची ने कर्जे में डूबकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से वो घर में उनकी चाचा और चाची की आत्मा भटकती है, इसलिए उसे 5 साल पहले ही उस घर को बंद कर दिया था। हालांकि राहुल बचपन से ही बाहर शहर में ही पड़ा बड़ा था, इसलिए उसे उस घर की कहानी नहीं पता थी। उस अनजाने में उसने अमन और चेतन को चाबी दे देता है। वो अनजाने में की हुई गलती अमन और चेतन को बहुत भारी पड़ने वाली थी। उस घर में उनके साथ कुछ ऐसे हादसे होते हैं। अमन और चेतन ने 6 महीने तक डिप्रेशन की गोलियां खाई थी। उन्हें वो रात में और दिन में भी दिखते थे। क्या हुआ था उनके साथ ऐसा कि 6 महीने तक उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ रही थी? तो ये सब हम जानेंगे वीडियो में आगे। अमन और चेतन को इनवाइट मिल चुका था राहुल की तरफ से। अब अमन और चेतन ने 26 तारीख की ट्रेन की टिकट बुक कराई सुबह की, और वो शाम तक चंद्रपुर के रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो राहुल को फ़ोन करते हैं कि भाई हम आ चुके तेरे गांव में, तो हमें पिक करने आ जा। राहुल पिक करने के लिए स्टेशन पर आता है। पिक करके वो लोग गांव की तरफ जाते हैं और काफ़ी बातचीत कर रहे होते हैं कि कैसा चल रहा है तुम्हारा, शादी की तैयारी कैसी चल रही है। राहुल कहता है कि हाँ अच्छी चल रही है अभी तो, बाकी तुम दोनों आ चुके हो तो मुझे अभी टेंशन नहीं है काम का।
अमन और चेतन भी कहते हैं कि यार तो काम कर, टेंशन मत ले, तेरे दोनों भाई आ चुके हैं इसलिए तो टेंशन मत लेना। वो दोनों घर पहुंचते हैं। शाम के 7 बज गई थी, खाना खाने का टाइम हो चुका था। ये दोनों फिर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद अमन और चेतन कहते हैं कि यार राहुल, तेरे घर में कोई सेपरेट कमरा है क्या? हमें थोड़ा ऑफिस का काम करना है तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिएगी। राहुल कहता है यार अभी शादी का माहौल है तो बहुत मेहमान आ चुके हैं, इसलिए सेपरेट कमरा तो पॉसिबल नहीं है। बट राहुल से अमन कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने बॉस को वादा कर दिया कि मैं तुम्हें कल तक काम पूरा कर दूंगा, तो मुझे सेपरेट रूम चाहिएगा यार, क्योंकि मैं ऐसे शेयरिंग वाले रूम में काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत आवाज़ होगी, ये भी डिस्टर्ब होगी और मुझे भी डिस्टर्ब करेंगे। अमन राहुल से कहते हैं कि गांव इतना बड़ा है कि कहीं तो जुगाड़ कर कमरे का, आज की रात तो एडजस्ट कर ले, फिर तो मैं शेयरिंग में भी रह लूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपना फिर काम हो जाएगा। यार अभी शादी का माहौल है तो क्या थोड़े थोड़े मेहमान सारे घरों में बट चुके हैं, तो तुम्हें सेपरेट कमरा तो नहीं मिलेगा। बट एक घर है जो कि मेरे चाचा का, जो पिछले 5 साल से बंद है, मैं काम करता हूँ, उसकी साफ़ सफाई करवा देता हूँ और फिर तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ आज की रात के लिए, बाकी तुम फिर शेयरिंग में रह ही लोगे। हमने कहा ठीक है, तो एक काम कर, फटाफट तू साफ़ सफाई करवा दे। राहुल ने फिर साफ़ सफाई के लिए बंदे ढूंढे, पर उससे बंदे नहीं मिलते हैं, क्योंकि रात के लगभग 10 बज गए थे। अमन ने कहा कि एक काम कर, तू मुझे झाड़ू दे दे और गद्दे दे दे सोने के लिए, हम साफ़ कर लेंगे। अमन ने राहुल से कहा वहाँ पर लाइट वाइट तो है ना? हाँ, राहुल ने कहा लाइट वाइट तो है, तो एक काम कर, तू मुझे झाड़ू दे दे और गद्दे दे दे सोने के लिए, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, हम साफ़ सफाई कर लेंगे, आज के दिन एडजस्ट करना है ना। फिर वो दोनों उस घर की चाबी लेकर चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी, रूम शेयरिंग में ना रहना और सेपरेट रूम में रहना। उन्हें भी पता नहीं था कि उस जगह पर ऐसा कुछ हो जाएगा उनके साथ। रात के 10 बजे वो उस घर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे रास्ते से उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। वो रास्ता उनके लिए कुछ ऐसा था कि गांव में रात के समय तो कोई निकलता नहीं आता था, क्योंकि रात गांव में बहुत जल्दी सोने की आदत होती है लोगों को, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं लोग। अब धीरे धीरे उस रास्ते से वो आगे जा रहे थे। अचानक एटमॉस्फेयर चेंजेस हो गए थे, बारिश का मौसम हो गया था, बिजली कड़क रही थी। और फिर अमन और चेतन घर के आगे आकर खड़े हो जाते। नदी के पास ही घर था। घर के पास आकर खड़े होकर देखते हैं दोनों जने। घर एकदम भूतिया टाइप लग रहा है उनको, अबेंडेंट, चारों तरफ दूर दूर तक कोई घर नहीं है। साइड में कुआं है, कुएं के जस्ट बाजू में एक बरगद का पेड़ है जो कि पूरी तरह सूखा हुआ है, एक पत्ती तक नहीं लगी थी उस पर। ये देखकर उन्हें एकदम अजीब सी वाइब आ रही थी वहाँ पर। मतलब अमन ने तो पहले ही कह दिया कि यार एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं रुकते, मुझे अजीब सी वाइब आ रही है। पर चेतन जो कि मतलब उसने कहा कि यार काम करना भी इम्पोर्टेंट है, आज के दिन एडजस्ट करना है, कर लेते हैं, फिर हमें कहाँ यहाँ पर आना बार बार। फिर ये सुनकर अमन और चेतन उस घर का ताला खोलते हैं। अब ताला खोल कर अंदर जाते हैं। जैसे वो ताला खोल के दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते हैं कि अंदर धूल और जाले लगे हुए होते हैं। वो फटाफट वो जाले और धूल साफ कर देते हैं। वहाँ पर उन्हें लाइट भी मिलती है और एक बेड भी मिलता है और एक डेस्क टेबल था, वो साफ कर देते हैं वो, और चेयर भी मिल जाती है। साफ़ सफाई उनकी हो जाती है। फिर वो गद्दे वद्दे बिछा देते हैं और बाहर एकदम बारिश चालू हो गई थी। अमन और चेतन फिर अपना अपना काम करने पर लग जाते हैं। अमन जो कि डेस्क पर बैठा था, जो कि उन्होंने साफ़ करा था, वहाँ पर अमन बैठ जाता है और जो बेड रहता है वहाँ पर चेतन बैठ जाता है और अपना वो काम कर रहे थे। काम करते करते उन्हें लगभग रात के 12 बजे थे। ठीक रात के 12 बजे अमन जिस डेस्क पर बैठा था उसके लेफ्ट साइड में एक कमरा था और जिस पर ताला लगा हुआ था। उस ताला लगे गेट पर किसी की नोक की आवाज़ आती है। ये सुनकर अमन एकदम से उस दरवाजे की तरफ देखता है और देखता है इस दरवाजे पर तो ताला है, तो यहाँ पर नोक की आवाज़ किसने करी? वो छोटी मोटी नहीं, जोर से नोक करा था, ऐसे ठक ठक करके। अमन ने चेतन से पूछा, तुझे कुछ आवाज़ सुनाई थी ऐसे दरवाजे को नोक करने की? चेतन ने कहा कि मैंने हेडफोन पहन रखे कब से। क्यों, क्या हुआ? तब अमन कहता है कि मुझे इस डोर से नोक की आवाज़ आई। तब चेतन कहता है यार तेरा वहम होगा, क्योंकि तू अच्छे दिन से काम कर रहा है, पूरे दिन की ट्रैवलिंग है इसलिए थका हुआ है, तेरा दिमाग भी थक गया इसलिए वहम होगा, इस चीज़ों पे ध्यान मत दे, अपना तू काम कंटिन्यू कर, हम फिर जल्दी भी काम बताना है, फिर सो जाते हैं। अमन ने फिर उस बात को इग्नोर कर दिया।
लगभग 20 मिनट बाद वापस से उस डोर पर नॉक होता है और अब की बार किसी की बोलने की आवाज़ आती है, इस घर में से निकल जाओ जिंदा रहना चाहते हो तो। और किसी लड़की की चिल्लाने की ज़ोर से आवाज़ आती है। ये सुनकर अमन अपनी जगह से खड़ा होकर चेतन के पास भागता है और इस बार चेतन ने भी वो आवाज़ सुनी थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं। अमन ने कांपते हुई आवाज़ में कहा कि राहुल ने तो कहा था ये घर तो 5 साल से बंद है, तो ये बंद दरवाजे में से कौन बोल रहा है? कहीं चोर लुटेरे तो इस घर में नहीं घुसे हैं। राहुल को फ़ोन करने की कोशिश करी पर राहुल फ़ोन नहीं उठा रहा। अब चेतन भी अंदर से काफ़ी डर चुका था, जो कि निडर बन रहा था वो भी अब डर चुका था कि ये कैसी आवाज़ थी। ये सुनकर वो दोनों एकदम इतने डर गए थे उस टाइम पर कि वो बताते हुए कहते कि इन दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। शरीर आगे बढ़ना चाहता है दरवाजे के पास कि हम दरवाज़ा खोलकर भाग जाए घर के बाहर, पर उनके हाथ पैर मतलब जम से जाते हैं। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी उन दोनों की। थोड़ी देर बाद मेन डोर पर नॉक की आवाज़ होती है। अब की बार क्लियर में आवाज़ आती है, एक औरत की चलने की आवाज़ आती है कि कोई पायल पहन के चल रहा है घर के आजू बाजू चारों तरफ, और फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है जैसे एक औरत एक मर्द से बात कर रही हो। ऐसी फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है और वो हंसे जा रहे हैं फुसफुसाहट में। ये सुनकर इन दोनों की हालत इतनी ख़राब होती है। इमेजिन करो यार, आपके साथ ऐसा हो तो आपकी क्या हालत होगी। आप अपने आप को उनकी जगह रख कर देखो कि सुनसान जगह पर एक घर है, वहाँ पर आधी रात को ऐसी घटना हुई, जो कि उस घर में पहले ही 2 मौत हो चुकी है और वो 5 साल से वो घर बंद है। उस घर की स्टोरी किसी को, इन दोनों को मालूम नहीं है। क्या बीती होगी उस रात उन दोनों पर। ये दोनों बहुत सोच रहे थे कि क्या करें। राहुल फ़ोन उठा नहीं रहा, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही, क्या करें। तभी उसी टाइम अचानक से ज़ोर से हवा आती है और खिड़की खुल जाती है। और खिड़की के बाहर जैसे ही वो बिजली का रोशनी होती है, जैसे ही बिजली कड़कती है, उसकी हल्की रोशनी में एक आदमी और एक औरत खिड़की पर खड़े हुए दिख रहे थे। और वो दोनों चेतन और अमन को देखे जा रहे थे। वो भी एकदम गुस्से से लाल आँख, उनका यहाँ से कट, यहाँ से खून बह रहा है, मुंह एकदम सूजा हुआ। फिर अमन ने चेतन का हाथ पकड़ा और वो दरवाजे खोलकर सीधा राहुल के घर की तरफ भागता है। और राहुल के घर की तरफ भागते भागते वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। अपना पूरा सामान, लैपटॉप, फ़ोन सब कुछ वहीं छोड़कर उसी घर में वो सीधा राहुल के घर की तरफ भागता है। राहुल के घर जाकर वो दरवाज़ा खटकाता है। राहुल भाई खोल, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, राहुल खोल। राहुल दरवाज़ा खोलता है। वो दोनों भागकर राहुल के घर में जाकर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। अमन एकदम रोने लगता है। चेतन को कुछ भान ही नहीं था। चेतन मेंटली अनस्टेबल हो गया, ऐसा हो रहा था उस टाइम पर। बाकी वो नॉर्मल हो गया था बाद में, और उस टाइम पर उसे अजीब बातें कर रहा था कि ये हमें मार देगी। चेतन को और अमन को एकदम दिमाग पर बुखार चढ़ गया था उस रात को। तब राहुल के पापा भी जग जाते हैं और पूछते हैं उन दोनों से क्या हुआ। तब अमन और चेतन ने उस घर में जो घटना उनके साथ हुई वो बताई। तब राहुल के पिताजी ने राहुल को कहा कि यार हमने तुम्हें नहीं बताई थी उस घर की कहानी, कि तुम्हारे चाची और चाचा पे बहुत कर्जा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से वहाँ पर उन्होंने अपने परेशान करना चालू कर दिया था उनकी आत्मा ने। तब से हमने वो 5 साल पहले वो घर को हमने ताला लगाकर बंद कर दिया था तंत्र विद्या से। अब तुमने उस घर को खोलकर उनको आज़ाद कर दिया है। अब उनकी आत्मा इन दोनों को बहुत परेशान करेगी। ये सुनकर अमन और चेतन बहुत डर जाते हैं और राहुल से कहते हैं कि हमें बचा ले भाई, हमें बचा ले। राहुल के पापा और गांव वालों के साथ दौड़कर उस घर पे जाते हैं। अमन और चेतन का सारा सामान लेकर उस घर को ताला मारकर और फिर वापस आते हैं घर पर। घर आकर वो अपने गांव के पंडित के पास जाते हैं। वो पंडित जिससे कहते हैं कि ऐसा हो चुका है कि उस घर का ताला खुल चुका है जिस घर में मेरे भाई और भाभी ने आत्महत्या करी थी। तब पंडित जी ने कहा कि वो दोनों अब आज़ाद हो चुके हैं। आज़ाद करने वाले ये दोनों लड़के थे, इसलिए अब
वो आत्मा इन दोनों लड़के का शरीर मांग रही है, इसके अंदर प्रवेश मांग रही है। वो दोनों बहुत डरे हुए और वो आत्मा लड़कों के पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आ रही है। देरी करे बिना उस घर में जाकर उस आत्माओं को वापस बांधना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों लड़कों को वो आत्मा अपने साथ ले जाएगी। पंडित जी ने जैसे कहा वैसे उस घर में जाकर उन लोगों ने तंत्र विद्या से वापस उस आत्मा को बांध देते हैं। बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी हवन के लिए, वो भी आम की चाहिए थी। बहुत मुश्किल से उन्हें लकड़ियाँ मिलती हैं और उस घर में जाकर उन्होंने सारी प्रक्रिया चालू कर दी आत्माओं को बांधने के लिए। वो पूरी पूजा संपन्न होती है और फिर वो दरवाजे पर उन लोगों ने ताला लगा देते हैं और धागा बांध देते हैं। उसके बावजूद भी अमन और चेतन का दिमाग पर बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा हादसा किसी के साथ होता है तो उन्हें एकदम मेंटल ट्रॉमा होना स्वाभाविक है। तो उन्हें फिर नज़दीक के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि उनका बुखार एकदम दिमाग पर चढ़ गया था। राहुल ने सोचा कि कुछ ज़्यादा ना हो, इसके वजह से उन्होंने नज़दीक के हॉस्पिटल में उन दोनों को दाखिल कर दिया था। अमन और चेतन कहते हैं कि 6 महीने तक हमने नींद की गोली खानी पड़ती, जैसे कि अंधेरे का फोबिया, सोने जाने का फोबिया। उसने उनको ऐसा लगता था कि जैसे वो सोने जाते हैं तो उनके ऊपर कोई उनके सर के ऊपर कोई खड़ा है और उन्हें देखे जा रहा है। वो सीलिंग फैन को देखते तो ऐसा लगता है कि सीलिंग फैन पे कोई लटका हुआ है। साइड में जो साइड में देखते थे तो साइड में भी उन्हें ऐसा ही लगता था कि कोई है। 6 महीने तक दोनों को ऐसा ही लगा। फिर दोनों ने एक अच्छे पंडित से मुलाकात करी। उन्होंने 2-3 मंत्र दिए और कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, 2 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करो और जो मैं मंत्र देता हूँ उसको नियमित रूप से जाप करना। साथ 1 महीने तक करा। फिर उनको वो सब चीज़ें देखना कम हुई और उनके विचार भी थोड़े सात्विक हुए। हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जो कि बंद होती है, बहुत सालों से बंद होती है, क्योंकि ऐसी नेगेटिव एनर्जी बंद जगहों पर ज़्यादा वास करती है। तो ये तो ऐसी जगह थे जहाँ पर किसी की मौत हुई है, किसी ने सुसाइड करी थी। ऐसी जगह तो आत्मा रहती ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।